मिशन शक्ति का जो फेज़ 5 है ये, मैं तो ये कहूँगी कि अगर भारतीय महिलाओं की खुशी के लिए और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो पिछले 4 साल से चलता आ रहा है और अब 5वां चरण इसका शुरू हुआ है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और जिसमें कि मैं पहले सबको नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का दौर है और महिला सशक्तिकरण के 9 दिन चल रहे हैं, जहाँ की भारत में महिलाओं की पूजा होती है, मातृ शक्ति की पूजा होती है और ऐसे वक़्त पे ये 5वां चरण महिला शक्ति का आना बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्योंकि उनका, अगर मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूँ तो उनका है सशक्त नारी और समृद्ध प्रदेश। तो निश्चित रूप से क्योंकि अब हर कोई ये मानता है और मैं इसके लिए कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी कि अगर प्रदेश की बात करूँ तो एक पहल है ये कि जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, जब तक महिला का सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। या अगर देश की बात करूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं कि जब तक हम महिलाओं को मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे और महिलाओं का विकास नहीं होगा, जब तक उनका सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक देश का विकास होना इम्पॉसिबल है। तो मैं तो सब महिलाओं को, सब बहनों को, अपनियों को, सबको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ। जी। आज आपने महिला संबंधी समस्याओं की जन सुनवाई की। किस तरह की समस्याएं हैं और क्या कुछ आपकी तरफ से आश्वासन दिए? देखिए, आश्वासन की तो ये बात है, हम आश्वासन नहीं देते, हम उसका निस्तारण करते हैं। तो क्योंकि आश्वासन देने के लिए तो और बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इसके लिए ज़रूर मैं थोड़ा-सा यहाँ बुलंदशहर पुलिस का भी मैं उनको उनका आभारी व्यक्त करूँगी और उनकी तारीफ़ करूँगी थोड़ा-सा। आभार तो नहीं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, लेकिन तारीफ़ इसलिए करनी पड़ेगी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ भी करना चाहिए कि हमारे यहाँ से जितने भी केस आए हैं, मुझे लगभग 100% यहाँ से निस्तारण मिले हैं। और उसके बावजूद भी जो मैंने देखा, तो उसकी भी रिपोर्टिंग इन्होंने बड़ी अच्छी की है मुझे यहाँ। 1031 केस हैं जिसमें 310 में उन्होंने समझौते करा दिए और जो बिगड़ते-बिगड़ते घर थे, वो वापस बन गए, अपने घर में चले गए वो लोग। ठीक है? और इसमें जो निस्तारण हुए वो 549 549 के निस्तारण हुए हैं। मुकदमा पंजीकृत जो हमारे थ्रू हुए हैं यहाँ, जो इनके, वो उसमें 107 में मुकदमे दर्ज हुए हैं और जिसमें 65 केसेस ऐसे हैं कि जिनमें अभी नहीं हुआ है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है या कुछ कोर्ट में केस चले जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो उसमें भी हमारा कुछ ज़्यादा बहुत रोल नहीं रहता है, कुछ इस तरह के। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बुलंदशहर की पुलिस की बात करूँ, तो इनका काम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। वो अभी जैसे मेरी बात हुई सुरक्षा के लिए भी इनकी, तो जो इनके हेल्पलाइन नंबर हैं, 181 है या और सारे हैं, तो उसमें सारे में ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ। तो मैं संतुष्ट हूँ कि महिलाओं की जो समस्या है उनका समाधान यहाँ हो पा रहा है। किस तरह की समस्याएं सामने? देखिए, जिसमें बहुत सारी समस्या, आज आप जानते हैं कि हर फील्ड में महिला जुड़ी हुई है, चाहे वो नौकरी से संबंधित है, चाहे वो परिवारों से संबंधित है, चाहे जो भी है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि किसी एक ही क्षेत्र से सारी समस्याएं आती हैं, सभी क्षेत्रों से लगभग जहाँ जहाँ महिलाएं जुड़ी हैं वो आती हैं, लेकिन इसमें कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा के हमारे यहाँ ज़्यादा केसेस होते हैं। तो घरेलू हिंसा में क्या होता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें कोई एक, आजकल लड़के लड़कियां दोनों नौकरी करते हैं, दोनों पे या तो मेंटली प्रेशर होता है, जॉइंट फैमिली रहती नहीं है, कोई समझौता कराने वाले भी नहीं होते, तो उनमें भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हमारे पास आते हैं या तो वो आयोग में आए या पुलिस के द्वारा उनका काउंसलिंग कराई जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि उनमें भी समझौते की संभावना काफ़ी हद तक रहती है और हम समझौते भी उनमें करा देते हैं। क्या इसके लिए सोशल मीडिया और मोबाइल भी एक फैक्टर है? समस्या तो है इसमें भी कि अगर हस्बैंड वाइफ के बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ मोबाइल के चक्कर में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना? या फिर एक्स्ट्रा अफेयर के जो सारे केसेस होते हैं वो भी फेक अफेयर होते हैं, लेकिन घर बिगड़ जाते हैं। फेक मतलब कि वो सिर्फ मोबाइल पे चल रहे हैं, लेकिन जब एक दूसरे को होते हैं तो क्योंकि वहाँ विश्वास तोड़ने वाली बात आती है और वो घर बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में कई बार काउंसलिंग होती है तो ठीक भी हो जाते हैं, पर हाँ, कहीं न कहीं तो है। तो मैं ये कहूँगी कि बजाय सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया का रोल आज हमारी ज़िंदगियों में बहुत है और मुझे लगता है क्योंकि जब साइंस आगे जा रही है, जब सब कुछ आगे जा रहा है, हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है, पर उसका दुरुपयोग ना करें, उसका अगर सही उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया का बहुत लाभ उठाया जा सकता है। मैं जो लव विवाहित जोड़े हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल और साथ में सोशल मीडिया एक बड़ा अहम कारण बन रही है रिश्ते को टूटने के। ऐसे लोगों के लिए जागरूक करने के लिए क्या करें? देखिए, मैंने यही बताया और मैं तो आप लोगों से भी ये कहूँगी कि इसको भी थोड़ा
सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मुझे एक तो ये लगता है कि जो जो घटिया चीज़ें हैं, जिनको एक बार भी नहीं दिखाना चाहिए, उनको तो हम बार-बार रिपीट करते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका प्रमोशन हम कम करते हैं। उन चीज़ों को हम सिर्फ हेडलाइन में दिखा देते हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको हम बाकायदा पिक्चराइज़ेशन उनका इतना बार करते हैं कि वो हर किसी के दिमाग में आ जाती है। इवन मतलब बच्चे के दिमाग में भी बैठ जाएगी कि ये खुराफात यहाँ हुई है। और अच्छी चीज़ों को पहले तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, क्योंकि जो कहते हैं उसको, जो इंटरेस्टिंग बनाने का काम मीडिया में होता है या जो भी है, वो मोबाइल के थ्रू है या किसी के भी थ्रू है, तो लोग उसको देखना चाहते हैं। दूसरा, मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया से भी, अगर युवाओं की बात करूँ, पति-पत्नी की बात करूँ, तो कहीं न कहीं भटकाव की दिशा में तो ये चल रहा है। और स्पेशली जो ये रील सिस्टम और ये जो चला है, ये मैंने जैसा भी बताया कि सोशल मीडिया पे भी रिलेशन बनाते हैं लोग, लेकिन वो फेक होते हैं, बट उनसे घर टूट जाते हैं। हो सकता है जिससे वो बात कर रहे हैं, जिससे वो चैटिंग कर रहे हैं, वो शायद लाइफ में मिले भी ना कभी, लड़का हो या लड़की हो, पर सिर्फ टाइम पास। तो मेरे ख्याल से अपना टाइम खराब कर रहे हैं, जो उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं उसके लिए, उनकी पूरी फैमिली सफर कर रही है। तो मुझे लग रहा है इन चीज़ों से सबको बचना चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ने की भी आप बात कर रही थी, क्या योजनाएं रहेंगी और किस तरीके से? देखिए, महिला कल्याण का संबंधित है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है और चाहे वो उनकी एजुकेशन से संबंधित है, उनको आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। अभी हमारे सारे विभाग के यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, हमारी सिर्फ यही चर्चा हो रही थी, क्योंकि सरकार इस वक्त इतने काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो अभी सारे अपने प्रोग्राम निकाले हैं, वो चल तो पहले से भी रहे, लेकिन उसको और इम्प्रूव किया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जो हमारा अभी यहाँ आज अभी हमारी जो समीक्षा बैठक हो रही थी, उसमें ये था कि मेरा मानना है कि जो अप्रोचेबल है, जो जिनका अप्रोच होती है, वो तो हम तक भी पहुंच जाते हैं और हम भी उन तक पहुंच जाते हैं, उनके काम भी हो जाते हैं। लेकिन जिनकी अप्रोच नहीं होती, वो जनरली हम तक भी नहीं पहुंचते और हम भी उन तक नहीं पहुंचते। तो हमारा, हालांकि ये इनके सबके चल रहे हैं ये सारे प्रोग्राम की, जगह जगह जाके कैंप लगाना और ये सब करना। और इवन मैं बताऊं, अगर आयोग की बात करूं, तो मैंने आयोग पे भी ये व्यवस्था की हुई है कि हमारी जितनी टीम है वो तहसील और ब्लॉक लेवल पे जाकर सुनवाई कर रही है। जहां हमने निश्चित लिया जिस दिन हम सुनवाई करेंगे, वहां उस दिन सारी योजनाओं के कैंप लगवाएंगे। कैंप लगाने से जिसको भी लाभ की जरूरत है, जो महिलाएं ऐसी हैं जिनको, जो शहर तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिनको अप्रोच नहीं है या जो बेचारी जानकार नहीं है, उस सारे लेवल की हम व्यवस्था वहीं कैंप में करेंगे और उनको तुरंत उसका लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी मिशन शक्ति 5 चरण इन्होंने वो किया है, अभी लॉन्च किया है। बाकी तो ये पिछले 4 साल से चल रहा है। इसमें सारा महिलाओं को ही फायदा होना है। मैंने बताया ना कि चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से है, चाहे वो उनकी शिक्षा की दृष्टि से है, चाहे वो उनके आत्मसम्मान की दृष्टि से है कि भाई समाज में कैसे होने, चाहे उनकी शिक्षा की दृष्टि से, उसमें पूरे में सारी एक योजना है। देखिए, आपको पता होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तो उन्होंने एक स्लोगन था उनका, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत, क्योंकि पहले तो बेटियां ही नहीं बचती थी उत्तर प्रदेश में, और उसका कारण भी ये था क्योंकि सबसे पहली बात तो माँ बाप के लिए यही टेंशन होती थी, बेटियों तो वो सुरक्षित कैसे होगी, सुरक्षित नहीं थी, शिक्षित नहीं थी। फिर उसके बाद उसकी शादी के लिए इतनी टेंशन होती थी कि शादी कैसे करेंगे। आज गर्भ में जब तक बेटी होती है, बेटी होने के बाद से लेके उसके बुढ़ापे तक की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। तो उसमें जो मेन मैं कहूंगी, जैसे कन्या सुमंगला योजना है, इतनी अच्छी सारी व्यवस्था है महिलाओं के लिए, इतनी सारी उसमें, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे इनको रोजगार से लेने की बात हो। हमारे यहाँ समूह बन रहे हैं इतने अच्छे। अभी मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं हर गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं है, जैसा उन्होंने बताया कि इस जिले के हर गांव में कम से कम 5-5 समूह चल रहे हैं। अगर 5-5 समूह सब में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी अगर जागरूक कर, थोड़ा महिलाएं अगर इंटरेस्ट ले रही है अपने कैरियर में, तो आज मैं कह सकती हूँ कि कोई महिला बेरोजगार नहीं है, उनको सबको रोजगार मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्रयास है सरकार के। और मैं तो कहती हूँ कि ये हम सब सौभाग्यशाली हैं, महिलाओं की स्पेशली बात करूँ, कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जो हर वक्त महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो मैं इसलिए सबका आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का, और आप सबका।